जय हिंद दोस्तों। स्वागत हमारा यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ में जबरदस्त अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट प्राइमरी यानी प्राथमिक का 2016 हम लोग प्रीवियस पेपर सोल्व करेंगे। ये जो आपका पेपर हुआ था एकदम हल आपको देखिए अच्छे तरीके से दिया है, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र, पूरा आंसर भी आपको दिया रहेगा, उसकी एक्सप्लेन भी दिया रहेगा, अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे। ये पेपर कब हुआ था थोड़ा समझते हुए चलेंगे। ये पेपर आपका हुआ था, ये पेपर हुआ था, परीक्षा तिथि देखिए अच्छे से दिया इसमें, सितंबर यानी 19 सितंबर 2016 में हुआ था। आई होप आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अपने रिवीजन को अच्छे से करें और इसी से अच्छे तरीके से आपको कंसेप्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए इधर उधर बातें ना करेंगे, मेन मुद्दे पर आएंगे और अपने आगे जो क्वेश्चन उसको अच्छे तरीके से थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको और भी करना है, इसमें हिंदी भी करना है, हिंदी भी बाकी है उसका। ठीक, पहले सिटी पे हम लोग निपटा लें, फिर उसके बाद जितना होगा हम लोग हिंदी का भी करना शुरू कर देंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये आपके लिए जैसे ये जो आने वाला है यूपी टेट 2026 यानी यूपी टेट 2026 जो आने वाला है, इसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इसको। ठीक, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बता रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जीन पियाजे से। पहला क्वेश्चन आपका, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? पियाजे साहब भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक विकास। अब देखिए यहाँ पे आता है आपका ऑप्शन, राइट ऑप्शन सही होगा, यानी सी संज्ञानात्मक विकास। अब इसमें देखिए, अब हम लोग एक्सप्लेन को थोड़ा देखेंगे और जल्दी स्पीड में करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन सी कह रहा है, देखिए ऑप्शन सी हम लोग देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे द्वारा दिया गया है। उन्होंने अपने निजी प्रेक्षणों के आधार पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया। इनके अनुसार संज्ञानात्मक विकास व्यक्ति के जन्मजात संरचना एवं प्रक्रियाओं के साथ अनुभवों की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। ठीक, चलिए आगे हम देखते हैं। और दिया इसमें, संज्ञानात्मक विकास निम्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। कौन कौन से देखिए, पहला है संगठन, दूसरा है अनुकूलन और तीसरा है आत्मसात और चौथा हमारा कितना है समंजन। आई होप आप लोग को समझ में आई। देखिए यहां से जीन पियाजे से इतना आपको देखने को मिला। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अगला क्वेश्चन है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतराल दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? अब देखिए ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, द्विपार्श्विक और उपयुक्त कोई नहीं। इसमें देखिए आपका ऑप्शन द्विपार्श्विक होगा। अब इसमें देखिए एग्जाम्पल के साथ आपको दिया है, अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। ऑप्शन सी राइट होगा। मानव शरीर के दो भागों में बांटा जा सकता है, दायां भाग और बायां भाग। जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में होता है तो उसे द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। जैसे दाएं हाथ से लिखने की योग्यता का उपयोग हम बाएं हाथ से करते हैं। जब दाएं हाथ से लिखते हैं तो बायां हाथ अपने आप ही उसको करना शुरू कर देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते चलेंगे। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है डेश कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बहुलांक, मध्यमांक और मानक विचलन। इसमें देखिए जो बार बार आता है तो इसको बहुलांक बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि मैथ में भी आपको देखने को मिलता है। तो बहुलांक या बहुलक सांख्यिकी की केंद्रीय प्रवृत्ति है, माप का भाग है जिसमें माध्य, माध्यिका व बहुलक भी आता है। प्राप्तांकों में से जिस प्रकार की आवृत्ति सबसे अधिक बार, वह क्या होता है? बहुलक कहलाता है। निम्न में से सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए सूत्र आपको दिया है, आप इसको देख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है,
क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन देश ने किया था? ठीक, पावलॉव, स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, स्किनर महोदय ने इसका दिया था। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे, इसको देखते हैं अच्छे तरीके से। स्किनर द्वारा क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने चूहों पर प्रयोग करके सीखने का सिद्धांत दिया था, यानी चूहा पर प्रयोग किया था। देखिए यहां से कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। पावलॉव, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत कुत्ते पर प्रयोग उन्होंने किया था। थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था। और कोहलर जो थे, कोहलर महोदय सूज का सिद्धांत बंदर यानी चिंपांजी यानी वनमानुष पे, जिसका नाम था सुल्तान, उस पे किया था। आई होप आप लोग को समझ में। देखिए अब इस क्वेश्चन से आप लोगों को जरूर नहीं कि क्वेश्चन ही रिपीट हो, इससे जो चारों ऑप्शन दिए हैं, तीनों ऑप्शन, उन तीनों ऑप्शन को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया, आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन हम लोग देखते हुए चलेंगे। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। देखिए इसमें अल्बर्ट बंडूरा साहब किसमें है? ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब इसको देखते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बंडूरा द्वारा 1969 से 71 में दिया गया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरे को देखकर, सुनकर या समझकर सीखता है, मतलब उसको देख करके अनुकरण करके सीखता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? ठीक, तो ऑप्शन ए है वीने साइमन, बी है स्टर्न ने, और तीसरा यानी सी है टर्मन ने, और डी आपका है सिरिल वर्ट ने। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, यानी कि बी ने साइमन ने दिया था। ये बुद्धि वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप वहां से एक चीज देखने को मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक्सप्लेन को अच्छे तरीके देखते चलेंगे। मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन बी ने द्वारा किया गया था। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा इसके आधार पर बालकों को मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। सन 1905 में बीने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर प्रथम इस सफल बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अब देखिए आपको एक फार्मूला दे दिया है, यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, यानी तैथिक आयु को वास्तविक आयु बोला जाता है गुणे 100। ये आपको फार्मूला पूछ सकता है। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इस कंसेप्ट को अगर हम सिर्फ टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर एक्सप्लेन को पढ़ेंगे तो हमको इससे 2-4 क्वेश्चन और भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? अब देखिए इसमें निगेटिव पूछा है, अगर सीखने का नियम आपको अगर पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए तत्परता का नियम ये है, प्रभाव का नियम ये भी है, अभ्यास का नियम, लेकिन तनाव का नियम नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही। जब आप अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे, प्रीवियस पेपर लगाएंगे, जब अच्छे तरीके थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा हाँ कौन है कौन नहीं है। ऑप्शन बी आपका तनाव का नियम नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। निगेटिव पूछा इसमें, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम तथा अभ्यास का नियम अधिगम के नियम है, जिसे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास त्रुटि के अधिगम सिद्धांत में दिया था, जबकि तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलॉव ने प्रयोग किया था, किस चीज पे किया था? अभी जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आपको अभी समझाया कि पावलॉव साहब ने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो ये अभी आपको मैंने बताया पीछे वाले में अभी आपको समझाया, उसमें यानी इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक, अनुबंधन अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत में पावलॉव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसमें पावलॉव ने कुत्ते के लार स्रावित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहे पर स्किनर द्वारा, बंदर पर कोहलर कोफ्का ने प्रयोग किया था। अब देखिए यहाँ से आपको फिर से रिपीट हो गया,
ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए सूझ वाला आपको जस्ट अभी आपने एक्सप्लेन पढ़ा, यही आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 9, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? ठीक, सूझ द्वारा। अब देखिए थर्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ। इसमें यानी कि कह रहा है कि सूझ द्वारा सीखने का, तो ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, और देखिए इसमें दिए एक्सप्लेन को हम देखते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से। कोहलर सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर महोदय ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम मात्र किसी अभ्यास का प्रशिक्षण नहीं, वस्तुतः अचानक आई सूझ से होता है। उन्होंने बंदर पर इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियस पेपर का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है इस पेपर को तैयार करने के लिए, क्योंकि हर टॉपिक से देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा कर दे रहा है। अच्छे तरीके से आप एक बार पढ़ेंगे, इसे बार बार उसको देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? पहला ऑप्शन है प्रेरणा, दूसरा है सीखना, तीसरा है संवेदना और चौथा आपका है प्रत्यक्षीकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका ऑप्शन होगा प्रेरणा। अगर आप मोटिवेट हैं तो आप काम को अच्छे तरीके से करते हैं। अभी प्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने अथवा नियंत्रित करने या नियमित करने की प्रक्रिया है। इसको किसने कहा था? देखिए परिभाषा यानी गुड के अनुसार ये परिभाषा दिया गया है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, ये जरूरी नहीं कि ये आपसे पूछ दे, और परिभाषा ये पूछ सकता है कि इसको किसने लिखा था, किसने दिया था, तो आप बता सकते हैं गुड में। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? यानी कि अगर आप बार बार भूलते हैं तो उसको कम करने के उपाय क्या है? पहला ऑप्शन है सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। यानी देखिए बार बार आप रिवीजन करेंगे किसी चीज को तो आप भूल नहीं सकते हैं, तो पुनरावृत्ति होगा, पाठ का बार बार पुनरावृत्ति यानी दोहराव। जब व्यक्ति अपने भूतकाल के अनुभव या सीखी बातों को चेतना में लाने में असफल हो जाता है, तब उस व्यक्ति को विस्मृति कहते हैं। मतलब जब आप कोई पीछे आपने कोई चीज सीखा, अगर आप उसे बार भूल गए तो वही उसको क्या विस्मृति कहेंगे, फॉरगेट यानी भूलना। अतः विस्मृति को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि सीखी गई बातों या अनुभव को पुनरावृत्ति यानी बार बार रिवीजन करें, उसको प्रैक्टिस करें। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि क्रोध भय प्रकार किसके हैं? अभिप्रेरणा, परिकल्पना, संवेग, मूल प्रवृत्ति। ये आपके किसके हैं? संवेग के भाग है। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ऑप्शन बी आपके सही होंगे। क्रोध भय संवेग के प्रकार है मैकडूगल द्वारा इसी प्रकार 14 संवेगों की व्याख्या की गई है। संवेग एक जटिल अवस्था होती है जिसमें कुछ तरह की आंगिक प्रक्रियाएं जैसे हृदय की गति में परिवर्तन, रक्तचाप में परिवर्तन, सांस की गति में परिवर्तन, इसके अलावा बाहरी अंगों में परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ से आपको अच्छे समझ में आ गया। और क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि मैकडूगल द्वारा कितने दिया गया था, तो संवेग तो 14 प्रकार के। ठीक, तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या कहलाता है? सीखना, कल्पना, अनुकरण करना, चिंतन करना। जब दूसरे व्यक्ति के बाह्य अगर कोई चीज वो कर रहा है उसका अगर हम नकल करते तो क्या कहलाता है? तो आपका हो जाएगा अनुकरण करना, नकल करना। ठीक, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब इसको देखते हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहारों की नकल करना ही अनुकरण कहलाता है। जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लीडर्स यानी मॉडल्स कहा जाता है। जिनका हम नकल करते हैं उनको मॉडल कहा जाता है। ठीक, देखिए हिंदी में थोड़ा सा सब अटपट हो सकते हैं, लेकिन इसीलिए इंग्लिश को भी हमें ध्यान में लेकर चलना है। मॉडल कहते हैं, मॉडल्स। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 को देखते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 14, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, और सी ऑप्शन है प्रशिक्षण स्थानांतरण, और डी है सीखना। इसमें देखिए अगर जो पूर्व ज्ञान अगर अनुभव नए ज्ञान में अगर सीखने में मदद करता है, सहायता करता है, तो आपको क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जाएगा।
तो ये आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक, इसको देखते हैं। धनात्मक अंतरण को सकारात्मक अंतरण भी कहते हैं। जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायता होता है तो उसे हम धनात्मक या सकारात्मक अंतरण कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, विस्मृति, स्मृति, ध्यान। इसमें देखिए, जब कोई चीज आप सीखी हुई बात को अगर स्मरण करने में असफल है, मतलब भूल जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? विस्मृति यानी फॉरगेट। आपका ऑप्शन सी सही होगा, भूलना कहते हैं। विस्मृति या विस्मरण भूलने से संबंधित है, जबकि सीखा हुआ ज्ञान धारणीय न हो या धारण किए गए बात को पुनः चेतन पलट पर न आए सके तो उसे विस्मृति यानी भूलना कहते हैं। जैसे कोई चीज आपने याद किया, उसको बार बार आप रिकॉल करने की कोशिश कर रहे, नहीं आ रहा है, तो वो आप उसको भूलने की प्रवृत्ति मिलेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 करा है कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। कौन सा माना जाता है? चलिए समझते हैं अच्छे तरीके से। पहला ऑप्शन मन बुद्धि, दूसरा है सामान्य बुद्धि, और तीसरा ऑप्शन है श्रेष्ठ बुद्धि, और चौथा है क्षीण बुद्धि। इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छे तरीके से हम लोग देखते चलेंगे। इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए, अब बी आपका हम लगाकर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें देखिए, हम सिर्फ ऑप्शन के साथ साथ हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से उसको, ठीक, यानी सामान्य बुद्धि में आएगा आपका। ठीक, आपका बी ऑप्शन राइट होगा। और इसको हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कैसे किया है। देखिए, यहाँ से आपका कम से कम अच्छे तरीके से आपका एक्सप्लेन क्वेश्चन तैयार। टर्मन ने बुद्धिलब्धि का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया है। देखिए, 130 से अधिक प्रतिभाशाली में आएगा, 121 से 130 के बीच में जो प्रखर बुद्धि के बालक आएंगे, और देखिए 111 से 120 तीव्र बुद्धि, 91 से 100। अब देखिए, यही आपका पूछा था, 91 से 100 वाले में, 91 से 100 वाले में आपका आगे गया जनरल इंटेलिजेंट यानी सामान्य बुद्धि। 81 से 90 आपका मंद बुद्धि, 71 से 80 अल्प बुद्धि, और 71 से कम जड़ बुद्धि। ये सब आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। आपको यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद होगी आप लोग को ये चीज समझ में आगे हम पढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? यानी हाल और हल उन्हीं को कहा जाता है, स्टेनले हॉल। बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, सी ऑप्शन करे मूल्यों का विकास, और डी करे किशोरों का मनोविज्ञान। तो ऑप्शन डी सही होगा, यानी किशोरों का मनोविज्ञान कहा जाता है। स्टेनले हॉल ने 1904 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यायित किया है। इनके अनुसार किशोर में जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं अचानक होते हैं। ठीक, आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि मानव व्यक्तित्व में मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया था? मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था? केमेनियन, हॉल, हैंडिंगवर्थ, फ्रायड। इसको हम लोग देखेंगे। आपका ऑप्शन डी सही होगा, फ्रायड महोदय ने इनको दिया था। व्यक्तित्व के विकास की व्याख्या के लिए सिगमंड फ्रायड ने सर्वप्रथम मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का विकास किसने दिया था, प्रतिपादन किसने किया था? सिगमंड फ्रायड ने किया था। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। फ्रायड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास के संदर्भ में मुख्य रूप से 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया। कौन कौन सा है? मुख्य अवस्था, दूसरा है गुदी अवस्था, और तीसरा है लैंगिक अवस्था, और चौथा है अदृश्य अवस्था, और पांचवा है जननेन्द्रिय अवस्था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ से आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन मिले। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 19, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? डब्ल्यू वुंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलोव ने, वाटसन ने।
तो A.W. वुंट ने इसको शुरू किया था। विलियम मैक्स व्हीलर वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अब पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो ए विलियम वुंट माने जाते हैं। सन 1879 में जर्मन के लिपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, जिसके बाद से मनोविज्ञान को अध्ययन के रूप में स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। आई होप आप लोग को समझना। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दिमर, एडगर रूबिन, कर्ट लेविन। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक मैक्स वर्दिमर, वोल्फ्गैंग कोहलर, कुर्ट कोफका, कुर्ट लेविन आदि इन्होंने रखा था। अब देखिए यहाँ से जरूरी नहीं कि ये आपका मैक्सिमर पूछे, मैक्स वर्दिमर, इसमें चारों को आपको याद करना पड़ेगा। हो सकता है चारों में से कोई और दे दे। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? इसको देखते। पहला है अधिगम, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा स्मृति और चौथा हमारा है सृजनात्मकता। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखते हैं। ठीक, इसमें आपका ऑप्शन सी राइट होगा। समझते हैं अच्छे तरीके से, इसको एक्सप्लेन को देखेंगे हम लोग। देखिए सीन दिया है, अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह सिद्धांत मूल रूप से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतिकरण के तरीके को व्याख्यायित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में असंख्य सूचनाएं संघनित रहती हैं। मनुष्य वही सूचना के द्वारा निर्णय का निर्माण करता है जो समस्या समाधान में सहायक होती है। अतः वही व्यक्ति निर्णय निर्माण में दक्ष होगा जो सृजनशील होगा, जो क्रिएटिविटी होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 करा है। क्वेश्चन नंबर 22 करा है, देखिए समझते चलेंगे अच्छे तरीके से कि क्षेत्र सिद्धांत में से किस वर्ग के योगदान है? तो ऑप्शन डी आपका सही होगा, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार। ठीक, थोड़ा सा हम लोग स्पीड करेंगे। अधिगम संबंधी क्षेत्र में सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादन किया गया। लेविन एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। लेविन का क्षेत्र सिद्धांत सामान्य शब्दावली है। यह कहता है कि मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में आप इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि डैश बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो भाटिया का बुद्धि परीक्षण, आपका बुद्धि परीक्षण से आप इसको देख सकते हैं। ऑप्शन सी होगा। बुद्धि भाटिया बैटरी बुद्धि मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भाटिया द्वारा भारत में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। यह कह कि यह एक शाब्दिक परीक्षण कहलाता है। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी हम लोग थोड़ा सा स्पीड करेंगे। तो ऑप्शन स्किनर महोदय ने इसको दिया था। ठीक, तो अभिक्रमायोजित अधिगम का अर्थ किसी योजना के अनुसार शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया को साकार रूप प्रदान किया जाता है। वीएफ स्किनर ने वर्ष 1942 से 43 ईस्वी में सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिय सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए क्रिया प्रसूत को अनुक्रिया सिद्धांत के भी नाम, सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम,
अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, अभिक्षमता। तो इसको हम बोलते हैं अधिगम। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अधिगम क्या होगा, तो समझते चलेंगे। सीखना या अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति या अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीखना या अधिगम। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि संज्ञान, कह रहे कि संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है। प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, फ्लूइड या क्रिस्टलाइन सिद्धांत। इसमें आपका सी सही होगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसी है, इसमें तो समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। जेबी गिलफोर्ड तथा उनके सहयोगियों ने बुद्धि का त्रिविमीय यानी 3D प्रारूप प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बुद्धि को 3 विमाओं में बांटा गया। कौन कौन से, देखिए सामग्री, संक्रिया और उत्पादन संक्रिया को पुनः 5 प्रकारों से विभाजित किया गया। कौन कौन से, संज्ञान, स्मरण, परंपरागत चिंतन, गैर परंपरागत चिंतन और मूल्यांकन। तो ये सब चीज क्रम वाइज देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद होगी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो अब ये क्या है, इस फार्मूले पर रख करके आप लगा सकते हैं। तो डी आपका ऑप्शन सही होगा, 125। 125 कैसे आया, देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से फार्मूला में दे दिया है, आप इसको समझ सकते हैं। इसको लगाकर आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपको कैलकुलेशन मैथ का भी थोड़ा बहुत आना चाहिए ताकि आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक, अगर आपको फार्मूला आता है, अगर आपको आप इसको लगा करके चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। अब इसमें ऑप्शन कौन सा है, देखिए ऑप्शन इसमें ये आपका सही होगा। थोड़ा सा जल्दी हम लोग करेंगे। ऑप्शन ए सही होगा, जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत के अनुसार पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और तब संवेगात्मक अनुभूति होती है। उदाहरण, यदि व्यक्ति बाघ या भालू को देखकर नहीं भागता तो उसमें डर की अनुभूति भी नहीं होती। अतः संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। तो उम्मीद होगी आप लोग को ये चीज समझ में आ गई। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 29। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें कह रहे कि उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव देश कहलाता है। जैसे आप कोई चीज सीख रहे हैं, उसमें कोई रुकावट पैदा होता तो क्या होगा। पहला ऑप्शन है द्वंद्व, दूसरा है कुंठा, तीसरा है चिंता और चौथा है तनाव। इसमें आपका ऑप्शन बी राइट होगा, कुंठा। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं। किसी इच्छा की पूर्ति न होने पर कुंठा संवेग उत्पत्ति होती है। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गई। आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लास्ट हमारा देखते हैं इसको अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर लास्ट हम लोग देखते हैं 30। कोहल वर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। भाषा, सामाजिक, शारीरिक और सामाजिक, नैतिक। तो ये आपका सी ऑप्शन होगा, नैतिक विकास का। ठीक, मोरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास कोहल वर्ग ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य अर्थात समाज में अपने संबंधों के बारे में व्यक्तिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। कोहल वर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास संज्ञानात्मक विकास के समानांतर चलता है, परंतु इसके कह रहे कि इसके लिए आवश्यक शर्त नहीं है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया, इसका सी ऑप्शन सही होगा। उम्मीद होगी ये चीज आप लोग को समझ में आया होगा। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। ये था, देखिए प्रीवियस से आपको समझ में आ गया कि कितना अच्छे तरीके से क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछता है। ठीक, तो आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद होगी इससे आप लोग को समझ में आ गया होगा और ज्यादा ज्यादा इसको प्रैक्टिस करें। 1-2 बार 3-4 बार देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। चलिए, उम्मीद होगी आपको समझ में आएगा। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।